बच्चों, कल लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, मतलब हमारे शरीर की जो रक्षा करने की प्रणाली। और ये इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया था कि इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो हम लोगों के शरीर में होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको, वो दो प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात होती, इनेट होती है, जो जन्म से ही होती है। उसके बारे में हमने लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि हमारी त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां, ग्लैंड्स, जैसे कि त्वचा में ग्लैंड्स होती है, पसीने वाली ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड, तेली ग्रंथियां, सीबेसियस या आइली ग्लैंड, ये हमारी शरीर की रक्षा करती है। और त्वचा में कुछ कोशिकाएं बहुत सख्त होती हैं, जिनके कारण बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं होने पाता है। इसके अलावा आंखों में निकलने वाले जो आंसू होते हैं, आंखों में जो लेयर होती कंजक्टिवा, उसके बीच में यहाँ पर साइड में मीबोमियन ग्लैंड होती है, जिससे द्रव निकलता रहता है, लिक्विड निकलता रहता है, जिससे कि जो कंजक्टिवा की लेयर होती है वो नम बनी रहती है और उस द्रव से हमारे आंखों में इन्फेक्शन नहीं होने पाता है। नाक से निकलने वाला जो म्यूकस होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को रोकता है, नष्ट कर देता है उसको। मुंह में बनने वाली लार भी एंटीसेप्टिक होती है, ये भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा कान में जो क्या होता है, ब्राउन कलर का वैक्स या मोम जैसा पदार्थ निकलता है, वो हमारे कान की रक्षा करता है। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, ओपनिंग ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से कोई ना कोई द्रव या लिक्विड या पदार्थ स्रावित होता है, जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है और उसमें उसको नष्ट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसके पश्चात क्या होता है कि जब बाहर से नष्ट नहीं हो पाया, शरीर के अंदर पहुंच गए, तो इसके लिए मैंने बताया था कि शरीर के अंदर भोजन के साथ, पानी के साथ आमाशय में पहुंच गया, तो आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण होने का जो खतरा होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। और HCl के द्वारा भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा भी नष्ट ना हुए तो शरीर के अंदर आमाशय से जो ब्लड सब अंदर होता है, जो अब पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है, वो ब्लड में जाके मिलता है। तो ब्लड में क्या होते हैं, WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC 5 प्रकार की होती है। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये पांचों प्रकार की जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। WBC का केवल एक ही काम है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना, हर प्रकार से, हर रोग से। अलग अलग प्रकार के WBC, उनके द्वारा हमारे शरीर की रक्षा होती है, सूक्ष्म जीवों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा होती है। और इसके पश्चात क्या होता है कि जो WBC होते हैं, इनके द्वारा एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी भी बनते हैं। और ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से
हमारे शरीर में जो जन्मजात रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा यदि कभी शरीर में सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो जाता है और हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है, हमारे शरीर की रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो काम नहीं करती तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस टेम्परेचर पर भी सूक्ष्म जीव लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और यदि नष्ट नहीं होते हैं, उनका संक्रमण हो जाता है, तो क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमें क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। और फीवर से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। फीवर आने का मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब 98 से टेम्परेचर कहाँ हो गया, 99 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इतना जो टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो जो फीवर आता है सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के पश्चात, तो वो भी हमारी सुरक्षा के लिए होता है कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर उस टेम्परेचर से नष्ट नहीं हो रहे, तो फीवर आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से भी वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो फीवर आना भी हमारे शरीर का क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम है। और इसके पश्चात कि जब कहीं भी किसी भी स्थान पर फोड़े फुंसी निकलते हैं, वहाँ सूक्ष्म जीवों का अटैक हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर जो फोड़े फुंसी निकलते हैं कहीं पर, तो वहाँ देखिए टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो बॉडी का जो सामान्य सिस्टम होता है कि हर प्रकार से शरीर को प्राकृतिक सुरक्षा, नेचुरल डिफेंस मिलता है, सभी में होता है। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन्स का विभिन्न प्रकार के रोगों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो जो प्रक्रिया है जो मनुष्य में होती है, वो दूसरे जंतुओं में भी होती है, वो भी बीमार पड़ते हैं। लेकिन दूसरे जंतुओं में, दूसरे एनिमल्स में क्या होता है कि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। अब जंगल में तमाम एनिमल होते हैं और सभी एनिमल्स में क्या होता है, बीमार होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं, क्योंकि बॉडी में बीमार होने पर अपने आप हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा का जो तंत्र है, वो एक्टिव हो जाता है। और उसके एक्टिव होने से, सक्रिय होने से हमारे शरीर में स्वयं ही रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो उत्पन्न हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारा शरीर लड़ता है और स्वस्थ हो जाता है। और यदि इम्यूनिटी पावर कम हुई तो फिर विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से शरीर में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो कार्य करता है। तो ये इम्यून सिस्टम का इनेट माने जो जन्मजात होता है, सभी में होता है। WBC हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं प्राकृतिक रूप से। अच्छा, अब इसमें मैंने बताया था कि एक चीज होती है इंटरफेरॉन। ये भी मैंने बताया था। क्या इंटरफेरॉन क्या होता है कि जब हमारा शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, उदाहरण दिया था चेचक का, जैसे चेचक होगी तो चेचक होने के बाद हमारे शरीर की जो कोशिकाएं रोगग्रस्त हो जाती है, तो उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का केमिकल या रासायनिक पदार्थ बनता है और वो रासायनिक पदार्थ दूसरी कोशिकाओं को, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं, हेल्दी सेल्स हैं,
उनमें इन्फेक्शन को रोक देता है। तो ये इंटरफेरॉन जो होता है वो हमारे शरीर में दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित होने से, इन्फेक्टेड होने से बचाता है। तो ये इंटरफेरॉन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। मतलब कि एक बार किसी को किसी सूक्ष्म जीव द्वारा कोई बीमारी हो चुकी है तो दोबारा उसमें होने की उस संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये इंटरफेरॉन उत्पन्न हो जाते हैं और उसके खिलाफ हमारी बॉडी में WBC के द्वारा एंटीबॉडीज भी बन जाते हैं और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये इनेट या जन्मजात इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जीवों के शरीर में होती है। अब इसके आगे दूसरा स्टेप आता है, कौन सा? ये तो जन्मजात थी, इनेट इम्यूनिटी थी जो जन्म से ही होती, सभी में होती। लेकिन इसके बाद जो दूसरी सिस्टम है जिसको हमने नाम दिया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। उपार्जित या एक्वायर्ड, उपार्जित या एक्वायर्ड जो बाद में प्राप्त की जाती है उसे हम एक्वायर्ड कहते हैं या उपार्जित इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। अब जो ये एक्वायर्ड होती है, जो बाद में प्राप्त की जाती है, उसका एक उदाहरण दिया जाता है, कौन सा? कि बच्चों को टीके लगाए जाते हैं या किसी रोग से बचने के लिए बड़ों को भी टीके लगाए जाते हैं। अब यहां पर टीके के बारे में बताना है। इम्यूनिटी सिस्टम इनेट वाला पूरा बता दिया, लास्ट टाइम पे बता चुके थे, आज बता दिया। अब इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो प्राप्त की जाती है, बाद में उत्पन्न होती है। तो इसमें आगे पढ़ने से पहले टीके के बारे में बताऊंगा। टीके को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको टीका, ठीक है ना, या इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। ये टीका या वैक्सीन, इसके द्वारा भी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। अब ये टीका या वैक्सीन क्या होता है तो ये जानना जरूरी है। टीका या वैक्सीन क्या होता है? जिस रोग, जो रोग होता है, कोई भी रोग हो, जिस रोग का टीका होगा उसी रोग के निष्क्रिय, इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही टीका होते हैं। जैसे चेचक का टीका लगता है तो चेचक के ही वायरस या विषाणु निष्क्रिय करके, इनएक्टिव करके बच्चों के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करा दिए जाते हैं। वही टीका है। टीका कोई केमिकल नहीं होता, कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। टीका जिस रोग का होता है उसी रोग के इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस इनएक्टिव कंडीशन में, निष्क्रिय अवस्था में वो शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, उसी को वैक्सीन कहते हैं। अब ये वैक्सीन या टीका काम कैसे करता है तो इसके लिए एक कहानी सुनाती हूं। कौन सी कहानी? इसमें जैसे कि पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, अब तो नहीं होते भारतवर्ष में, पहले राजा हुआ करते थे। राजा क्या करते थे? दूसरे राजा से कहते थे अपना राज्य हमको सौंप दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, अपना राज्य हमको सौंप। इसके लिए वो क्या करते थे? अपना एक मैसेंजर, अपना एक दूत भेजते थे और दूत भेजते थे कि राजा को सूचना दे दो, या तो अपना राज्य हमको दे दो, हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो, और या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब ये राजा की मर्जी पर डिपेंड करता था कि वो अपने आप का समर्पण कर दे या फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। दोनों कंडीशन में, अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाता तो वो अपनी तैयारी करेगा, और तैयारी करने में क्या होगा, वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है।
उसकी सेना अच्छी तरह से लड़ी तो जीत भी जाएगा, सेना अच्छी तरह ना लड़ी या सेना कम हुई या सेना की जो रणनीति है वो सही ढंग ना हुई तो हार भी जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकता है, हार भी सकती, जीत सकती। लेकिन यदि इसका दूसरा पक्ष देखा जाए, एक राजा दूसरे राजा को सूचना दिए बिना, अपना मैसेंजर या दूत भेजे बिना ही दूसरे एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर दे, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि दूसरे राजा पर जो आक्रमण किया वो तैयार तो है नहीं, उसके कोई सैनिक अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना काम में बिजी हैं, कोई तैयारी नहीं है उसके यहाँ। तो जब कोई राजा लड़ने के लिए तैयार नहीं, सामान्य स्थिति में, और दूसरा कोई राजा उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो फिर क्या होगा? जिसके ऊपर अटैक किया गया है वो तो हार जाएगा, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं। ठीक है ना? जब कोई तैयारी नहीं है तो राजा को अटैक करने पर जिसके ऊपर अटैक किया वो हार जाएगा। यही सिस्टम टीके में होता है। टीके में क्या है कि जब हम कोई वैक्सीन भेज देते हैं, वैक्सीन का मतलब टीका, मतलब लगा देते हैं कि चेचक का रोग है, चेचक का टीका है, तो चेचक के ही इनएक्टिव वायरस, निष्क्रिय विषाणु शरीर में प्रवेश कर गए तो वो रोग तो करेंगे नहीं क्योंकि निष्क्रिय है। और जब तक वो धीरे धीरे सक्रिय होंगे तब तक क्या होगा? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे और हमारा शरीर उस रोग से लड़ देगा। मतलब ये कहने का, वैक्सीन का लगना या टीके का लगना मतलब किसी भी रोग का टीके के लगने का मतलब निष्क्रिय जीवाणु विषाणु का प्रवेश कराने का मतलब उसने शरीर के अंदर क्या भेज दिया? मैसेंजर या दूत भेज दिया। टीके का मतलब निष्क्रिय जो बैक्टीरिया वायरस के है तो बॉडी के अंदर क्या पहुंच गया? सूचना पहुंच गई, एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि शरीर के अंदर सूचना पहुंचने से क्या होगा? हमारे बॉडी, शरीर के बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे? एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाएंगे। और जब एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गए तो फिर जो सक्रिय बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा तो क्या होगा? हमारा शरीर उस रोग से लड़ लेगा और हमारा शरीर उस रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो टीका जो हमारे शरीर में काम करता है वो एक इंफॉर्मेशन जाती है, एक सूचना जाती है कि इस रोग का बैक्टीरिया या वायरस अटैक करने वाला है, तो उसके पहले हमारा बॉडी टीका में जो निष्क्रिय बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं और जो उस रोग से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं किसी विशेष के, जो टीका क्या होता है और ये हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है। अब इसी के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको और डिटेल से नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी को रिवाइज किया और टीका क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है उसको डिस्कस किया और इसके कार्य कैसे करता है उसको भी डिस्कस किया। धन्यवाद।